वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। द्विघात समीकरण के अपने दो लेक्चर हो चुके थे। एक लेक्चर में अपने बेसिक जान लिया था और एक लेक्चर के अंदर अपन 4.1 एक्सरसाइज डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। उसके अपन 3-4 सवाल कर चुके थे। तीन क्या सॉरी पहले के अपन 8 सवाल डिस्कस कर चुके थे। ये अपना पहला सवाल था। इसमें अपने को बताना था कौन सी समीकरण द्विघात है या नहीं। इसके अपन ने तमाम सवाल स्टडी कर लिए थे भाई, सारे 8 सवाल स्टडी कर लिए थे। ठीक है भाई, यहाँ एक दो है, यहाँ पर 3-4 है, यहाँ पर अपना 5-6 है, यहाँ पर आगे 7-8 है। और आज अपना जो सवाल है वो सवाल नंबर 2 है। और दूसरा सवाल क्या कह रहा है, सोचो। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। किस मेथड में लिखना है? द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनको निरूपित करना है, रिप्रेजेंट करना है। द्विघात समीकरण किस टाइप की होती है पहले बता चुका हूं। इस रूप की जो भी समीकरण होती है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला जो फॉर्मेट होता है, ये अपने पास में क्या होती है? द्विघात समीकरण। इस वाले फॉर्मेट की समीकरण द्विघात समीकरण होती है। इस प्रकार की समीकरण जो भी द्विघात होगी उस रूप में इनको लिखना है। कैसे लिखना है? तो एक एक सवाल के साथ स्टार्ट कर देते अपने भाई। एक एक सवाल के साथ अपने स्टार्ट करने वाले हैं। पहला जो सवाल है अपने पास में, एक आयताकार है। पहला ही सवाल लेते हैं। एक मिनट, मच्छर बैठ रहे हैं भाई, उस वजह से बोर्ड थोड़ा सेंसिटिव हो रहा है, उस वजह से काम नहीं कर रहा। ठीक है, पहला सवाल अपना है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहला सवाल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। भूखंड कैसा है? आयताकार। कोई मान लो कोई प्लॉट है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। एक चीज बताओ, इस सवाल में अगर आप नोट करोगे ना, तो क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई वो मीटरों में तो है ही है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो मेरे को पहले पता क्या होना चाहिए? अगर मेरे को किसी ना किसी दिन अगर चौड़ाई का पता लग गया कैसे ही करके, अगर मेरे को चौड़ाई का पता लगे, मान लो चौड़ाई 5 मीटर है, तो अगर चौड़ाई का पता लगे तो लंबाई निकालना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई 5 है तो दुगुना 5 इंटू 2 होगा, दुगुने से एक अधिक हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। मतलब 10 प्लस 1 कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। मतलब पहले इसका पता होना चाहिए, मेरे को चौड़ाई का पता होना चाहिए, तब मैं लंबाई निकाल सकता हूँ। अगर चौड़ाई 10 है तो दुगुना इसका होगा 20, 20 से एक अधिक, दुगुने से एक अधिक वो हो जाएगी मेरे पास 21। ये हो जाएगी लंबाई और ये मेरे पास में क्या हो जाएगी? चौड़ाई। तो कहने का तात्पर्य मेरे को पहले पता क्या होना चाहिए? पहले अपने को चौड़ाई पता होनी चाहिए, तब अपन क्या निकाल पाएंगे? लंबाई निकाल पाएंगे। तो मैं मान लेता हूं, माना माना भूखंड भूखंड की चौड़ाई। सबसे पहले क्या मान लेता हूं मैं? भूखंड की चौड़ाई, वो मैं मान लेता हूं x मीटर। x मीटर मान लेता हूं। अब अगर मेरे को चौड़ाई पता चल चुकी है तो लंबाई निकालना आसान होगा। भूखंड की लंबाई, देखो देखिए लंबाई क्या है, अपन तीसरे चैप्टर में इनको पढ़ चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। लंबाई चौड़ाई के दुगुना, चौड़ाई x है तो दुगुना 2x से कितनी अधिक? एक अधिक है, वो भी मेरे पास में क्या है भाई? मीटर ही है। ठीक है, लंबाई आ चुकी है, चौड़ाई आ चुकी है। अब मेरे को दिया हुआ है क्षेत्र, दिया है क्षेत्रफल किसका? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर दे रखा। अब एक चीज बताओ, ये जो क्षेत्रफल दे रखा वो किसका? आयत का। भाई एक भूखंड आयताकार होता है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, सीधा सा काम है, बराबर 528। तो देखो देखिए लंबाई का मान बोलो मेरे पास में कितना है? 2x प्लस का 1 है। चौड़ाई का मेरे पास में मान है x बराबर मेरे पास में 528 है। कोई तकलीफ नहीं है, आप गुणा कर देते हैं। x से गुणा करो 2x को तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। चाहे 2x को गुणा कर दो फिर x से गुणा कर दो, क्या बनेगा? x बनेगा। 1 से x को गुणा किया बराबर 528 आ चुका है। तो इधर ले आओ उसको 528 को, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। किस प्रकार की समीकरण बन चुकी है? द्विघात समीकरण बन चुकी है। और हमने क्या बोला?
निम्न स्थिति को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए और अपने को क्या ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई। इन सवालों को भी यहां से अपन लंबाई चौड़ाई का मान ज्ञात करना सीखेंगे, पर आगे वाले एक्सरसाइज में सीखेंगे। हाल फिलहाल अपने को केवल और केवल किसमें निरूपित करना है, द्विघात समीकरण में, जो अपन रिप्रेजेंट कर सके, कर दिया आपने। तो ये द्विघात समीकरण भूखंड की लंबाई व चौड़ाई से संतुष्ट होती है, जो भी लंबाई चौड़ाई का मान होगा उससे ये संतुष्ट होने वाली है, क्योंकि जो अपने पास में x आएगा y आएगा वो अपने पास में यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से अपन x और y का क्या ज्ञात कर सकते हैं, मान क्या, सॉरी x y तो है नहीं, यहाँ से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से अपन लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। और अपने को रिप्रेजेंट करना था द्विघात समीकरण में, वो अपन रिप्रेजेंट कर चुके हैं। कॉपी करो, देखिए भाई इसको आप रिप्रेजेंट करना था अपने को, वो तो अपन रिप्रेजेंट कर ही चुके हैं। तो सबसे पहले आपका काम होगा इसको कॉपी करना, स्क्रीनशॉट लेना, तो स्क्रीनशॉट लो। देखें आगे चलते हैं अपन दूसरे का दूसरा सवाल। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दे रखा है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। वही द्विघात समीकरण में यही बोला सवाल में, देखो निम्न स्थिति को द्विघात समीकरणों के रूप में, दूसरे में जितने भी सवाल है उनको द्विघात समीकरण में लिखना। आज भी सवाल सोल्व कर लेते हैं। तो एक पहले पूर्णांक मानूंगा तो दूसरा पूर्णांक अपने आप पता चल जाएगा। दो क्रमागत पूर्णांक है, क्रमागत धनात्मक है, जैसे एक पूर्णांक 2 है तो दूसरा क्रमागत 2 के बाद में 3 आएगा, 5 है तो आगे वाला 6 होगा, 10 है तो आगे वाला 11 होगा, 25 है तो आगे वाला 26 होगा, क्रमागत क्रम से बढ़ रहे हैं। तो माना पूर्णांक, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो दो पूर्णांक, अगर मैं पहले पूर्णांक को x मानता हूं, देखो 5 है तो दूसरा 6 होगा, 25 है तो दूसरा 26 होगा, तो अगर किसी को मैं अगर पहले पूर्णांक को x मान लूं तो दूसरा x प्लस 1 होगा, यही तो है क्रम से। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, माना क्रमागत, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, और वो दोनों में मान लेता हूं मेरे पास में हो गया, और एक मेरे पास में x प्लस 1। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है। नाउ प्रश्नानुसार, इसके अनुसार प्रश्नानुसार क्या है मेरे पास में, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, एक पूर्णांक x है दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है, इन दोनों का गुणनफल 306 दे रखा है। ठीक है भाई, अब इन 306 है और इसको सोल्व कर लेते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आएगा, x से मल्टीप्लाई x आएगा बराबर में 306 है। इधर ले आते हैं अपन, इधर लाने पर क्या होगा मेरे पास में x स्क्वायर प्लस में x होगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 306 बराबर क्या आना मेरे पास में 0, x स्क्वायर प्लस x प्लस इधर गया माइनस का 306। हालांकि हम आगे इन पूर्णांकों को यहाँ से x का मान आएगा और अपने पास में दोनों धनात्मक पूर्णांक आने वाले हैं। पर मेन चीज है अपने पास में यहाँ से x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 आ चुका है, ये अपने को कौन से फॉर्मेट में लाना था, द्विघात समीकरण में, और ये अपने पास में कौन सा फॉर्मेट आ चुका है, द्विघात समीकरण। यहाँ से अपन पूर्णांकों का मान ज्ञात कर सकते हैं, x का मान आ जाएगा, x प्लस 1 दूसरा मान आ जाएगा। ठीक है भाई, कॉपी कर देंगे इसको भी, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार में दूर हो जाता हूँ भाई आपके। बिल्कुल आसान आसान सवाल है ना। अब चलते हैं भाई आगे वाले सवाल, सवाल नंबर 3। और रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, जो चीज ज्ञात करनी उसको मान लो। तो देखो माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर में क्या मान लेता हूं, वर्षों में है तो x वर्ष मान लेता हूं, कितना वर्ष मान लेता हूं, x वर्ष। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की मां की आयु, रोहन के मां की आयु, अभी की बात चल रही है भाई, मां की आयु, रोहन की अगर x है तो 26 वर्ष बड़ी मां है, x प्लस 26 वर्ष भाई। ठीक है, अगर रोहन आज 1 साल का है तो मां आज कितने साल की, x प्लस 26 साल की है। रोहन अगर अपने पास में 10 साल का है तो मां अपने पास 36 साल की होने वाली है। रोहन 20 साल का है तो मां अपने पास में 20 और 26 36 46 साल की होने वाली है। ठीक है, अब अपन इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं जैसे अपन तीसरे चैप्टर में बना देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखने वाला,
देखो मेरे को लेना देना किससे, 3 वर्ष पश्चात से। तो देखो यहां से तो मैं लिख देता हूं रोहन, यहां लिख देता हूं रोहन, यहां मैं लिख देता हूं रोहन की मां। अब कौन कौन सा फॉर्मेट होगा अपने पास में, पहली चीज वर्तमान आयु, वर्तमान आयु की बात करें किसमें होगी, ये वर्तु में है भाई, ठीक ध्यान रखना ना। वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितनी कितनी है, एक्स है, और माँ की कितनी है, एक्स प्लस का 26। आगे 3 वर्ष आयु वर्षों में, अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष बाद आयु, 3 वर्ष बाद आयु, 3 वर्ष बाद में आयु क्या होने वाली है, 3 वर्ष बाद में। रोहन अगर आज 1 साल का है, रोहन आज अगर 1 साल का है, तो 3 वर्ष बाद में कितने साल का होगा, एक्स प्लस 3 साल का। अगर रोहन की माँ आज एक्स प्लस 26 साल की है, एक्स प्लस 26 साल, तो आज उम्र है, 3 साल बाद एक्स प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगी, और ये कैलकुलेशन करूंगा तो क्या आएगा, एक्स प्लस में 29 हो जाएगा मेरे पास में, 26 और 3 29 हो जाएगा मेरे पास में। तो ये हो चुका है अपने पास में फॉर्मेट, ये मेन फॉर्मेट हो चुका है। जिस फॉर्मेट पर अपने को पता करना था, रोहन उसकी वर्तमान आयु 3 वर्ष बाद में आयु, माँ की 3 वर्ष बाद में, और रोहन की 3 वर्ष बाद में जो आयु होने वाली है वो मैं लिख चुका। अब आने वाला हूं मैं प्रश्नानुसार। अब इसको तो मैं वही लिखूं क्या, प्रश्नानुसार यही लिख लेते ना, वो और करना, ठीक है। ठीक है भाई, अब इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं अपन। ठीक है ना, अब आ जाते हैं अपन प्रश्नानुसार। ठीक है भाई, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार अब क्या बोल रहा है प्रश्न, देखो उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल, किनकी, रोहन की और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा, कितने वर्ष बाद में, 3 वर्ष बाद में। तो बताओ पहले तो 3 वर्ष बाद में रोहन की आयु कितनी है, एक्स प्लस 3 है, रोहन की माँ की 3 वर्ष बाद में आयु कितनी है, एक्स प्लस 29 है। इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद में कितना बना है, 360। ये 3 वर्ष बाद में आयु लिखी है, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 29, इनका मल्टीप्लाई होकर कितना बनना है, 360 बनना है। ठीक है भाई, वैसे लिखना 26 वर्ष से बड़ी थी ना, ठीक है। अब गुणा करने का काम, एक्स से इन दोनों को गुणा, 29 प्लस 3 से इन दोनों को गुणा, एक्स प्लस में 29 बराबर में कितना है, 360 है। ठीक है, अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x x मेरे पास में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 29 x रहेगा, प्लस में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करने का प्रयास करूंगा तो देवता को कहां जाना है, हाँ देखो देखो, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास कर रहे, ठीक है। मैं करी खत्म करते हैं, पता नहीं कहां से आया था। मच्छर हो रहा है भाई बहुत ज्यादा, और ये बोर्ड इतना सेंसिटिव है कि मच्छरों की मान है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स प्लस, ये 3x हो गया मेरे पास में, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर हुआ था अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस 29x। ये मच्छर परेशान कर रहे हैं भैया, हाँ ले जाएगा पता नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 29x है, प्लस का 3x, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो, या 30 को सीधा 3 से गुणा कर दो, 90 होगा, 3 घटा लो और ना सीधा गुणा कर दो, 8 9 27, 2 6 और 2 8, वैसे भी 3 माइनस होगा, 90 में से 3 87 होता है। ठीक है, बराबर में 360 है मेरे पास। ठीक है भाई, आगे एक्स स्क्वायर मेरे पास में है, प्लस में 29x प्लस 3x, 29 और 3 कितना होता है, 32x,
29 और 3 32 हो चुका है, प्लस 87 तो मेरे पास में है ही, ये माइनस का 360 बराबर क्या बनना है मेरे पास में 0। तो देखो देखिए एक्स स्क्वायर हो गया मेरे पास में, ये 32x हो गया मेरे पास में। 87 माइनस 360 करने का प्रयास करो, 360 में से किसको माइनस कर दो, 87 को घटा दो, तो 10 में से 3 जाएगा अपने पास में, ये माइनस का बचेगा, जो भी बचेगा 3 बचेगा, और उसके बाद में 10 में 7 गया 3, और ये हो गया 7, 17, 17 में से 8 गया 9, यहाँ मेरे पास में 2 बच रहा है, क्या नहीं लग रहा होगा नहीं, बस 7 गया 3, यहाँ मेरे पास में 5 होगा, 15 में से इस नेगेटिव बचेगा, 10 में 7 गया 3 हो गया, 15 में से 8 गया 7 हो गया, 273 बराबर में 0 हो रहा है। 87 जोड़ दो, यकीन नहीं होता है तो जोड़ ऐसे ही करते हैं, 87 जोड़ो, 10 हो गया, 1 हो गया, 8 8 16 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 360 आ गया, बराबर में आ चुका है 0। जो कि किस प्रकार की समीकरण बन चुकी है मेरे पास में, एक द्विघात समीकरण बन चुकी है, ठीक है भाई। और अपने को जो फॉर्मेट था अपने पास में, कौन से फॉर्मेट में लाना था अपने को, द्विघात समीकरण में लाना था, और द्विघात समीकरण अपने पास में आ चुकी है, इस प्रकार से सवाल को करना था। कॉपी करो देखिए इसको भाई, उम्मीद करता हूं कॉपी कर लिया होगा आपने, आसान सवाल था। चलिए फिर आगे बढ़े सवाल में, अंतिम सवाल पर चलते हैं। आज एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल क्या है। पहले रफली फॉर्मेट समझना इसका, ये रफली फॉर्मेट समझो आप इसका, फिर उधर तो हम फेल में तो चलने वाला है। सबसे पहले हमेशा ऐसे सवालों में एक सूत्र ध्यान रखना, एक सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, इस सूत्र को हमेशा ध्यान रखना, समय बराबर दूरी बटा चाल। वैसे पता नहीं चले तो यहां से अंदाज लगा लो, देखो चाल क्या है मेरे पास, चाल है मेरे पास में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, कम कर रहे हो, तो यहां से 8 को हटाओ, 8 हटाओ, किलोमीटर क्या होता है, दूरी होती है, घंटे में जो है वो मेरे पास में क्या समय है, तो देखो सूत्र क्या बना, चाल बराबर मात्रक से निकाल लिया करो, क्या बना, दूरी बटा समय बना, भाई चाल बराबर क्या बना, दूरी बटा समय। अब अगर मेरे को समय का मान चाहिए तो समय इधर जाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में, दूरी तो रहेगा और चाल बटा में आएगा, ये यहाँ तिरछे गुणा, तो समय बराबर क्या होने वाला है, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये विशेष ध्यान रखना, ऐसे सवाल जब भी आए तो ये सूत्र काम में आएगा आएगा, पहली चीज। अब आगे रफली फॉर्मेट पर अपना देखते हैं, रफ काम कर लेते हैं ना। पहले एक रेलगाड़ी है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती, ठीक है, हमें रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करनी, चाल ज्ञात करनी, तो मैं रेलगाड़ी की जो चाल है वो मैं क्या मान लेता हूं, नहीं पता है तो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, क्योंकि आगे मेरे को 8 किलोमीटर प्रति कम कर रहा है तो ये इकाई सेम लेनी पड़ेगी, तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी चल रही है। आगे 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में समान चाल से तय करती, तो एक चीज बताओ, जब वो 480 दूरी कितनी है मेरे पास, दूरी बराबर 480 किलोमीटर, तो देखो चाल पता है, दूरी पता है, तो समय बताओ, समय क्या होगा मेरे पास में, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है मेरे पास में 480 और चाल मेरे पास में x है। ये कब है, जब रेलगाड़ी की चाल x हो, मतलब जिस स्पीड से चल रही वो स्पीड हो, और दूरी कितनी हो 480, तो इतना समय लगता है, इतने घंटे लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं, 480 बटा x घंटे में वो 480 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है, ठीक है। अब आगे यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दे, अब नई चाल देखना, नई चाल, पहले चाल क्या थी, x थी, अब इसको क्या कर दिया, 8 कम कर दिया, तो नई चाल होगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नई चाल है। अब नई चाल है तो दूरी, अच्छा आगे देखो कम होती है तो वे उसी दूरी को, दूरी तो वही ले रहा है, दूरी तो वही ले रहा है, दूरी कितनी ले रहा है मेरे पास में 480 ले रहा है, ये जो समय है इसको आप टी मान लेना भाई, टी बराबर ये 480 बटा x है ना, उसको टी मान लेता है, तो दूरी तो 480 किलोमीटर है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। ये जो अपने पास में नया समय है, समय जो आया है मेरे पास में नया समय, जो मेरे पास में पुराने समय से कितने घंटे अधिक ले लेगी, 3 घंटे अधिक लेगी। जो नया समय है मेरे पास में,
जब नई चाल क्या है x माइनस 8 किलोमीटर, तो नया समय लिख लेना। नया समय, जब चाल को 8 किलोमीटर कम कर दिया तो नया समय पुराने समय से उसी को तय करने में कितने घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे। पुराने समय 480 था, उससे कितने घंटे अधिक लेगी, 3 घंटे। समय बराबर बोलो क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, बराबर मेरे पास में टी का मान ये रहा 480 बटा एक्स रहा, प्लस का 3 रहा। अब दूरी का मान बोलो, वो तो दूरी तो सेम ही है, चाल मेरे पास में नहीं आ चुकी है, x माइनस 8 बराबर 480 बटा एक्स है और प्लस में 3 है, तो इसको सोल्व करके उत्तर आने वाले हैं। तो ये तो रफली फॉर्मेट था अपना, ठीक है भाई। इसको किस प्रकार से करने वाला है, ये अपना रफली फॉर्मेट था। अब फेयर कॉपी देखो आप अपनी, फेयर कॉपी में क्या होगा, सूत्र कौन सा याद रखना, समय इक्वल दूरी बटा चाल, ठीक है। अब सोल्व कर लेते इसको। माना रेलगाड़ी, माना रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेता हूं, बराबर किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी चल रही है अपनी आगे। रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली गई है और दूरी दे रखी है, दूरी दूरी अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है, 480 किलोमीटर दे रखी है अपने को। दूरी कितनी दे रखी है, 480 किलोमीटर। अब नाउ 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर, इसको समय को क्या लिख लेता हूं मैं, टी बराबर, समय क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, और ये क्या होने वाला है, घंटा होने वाला है। कारण मैं बता देता हूं, 480 है मेरे पास में, देखो 480 बटा एक्स लिख रहा हूं, 480 का मात्रक है किलोमीटर, इसका मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये घंटा तो ऊपर जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर कटेगा और समय किस में आ रहा है, घंटे में आ रहा है। ये टी बराबर आ चुका है 480 बटा एक्स घंटा, या एच लिख लेना, ठीक है भाई। अब नाउ 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, कम करने पर नई चाल, नई चाल या रेलगाड़ी की नई चाल क्या हो जाएगी मेरे पास में, x माइनस का 8 किलोमीटर बराबर हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। तो नया समय क्या हो जाएगा मेरे पास में, नया समय, तो भाई नया समय वो क्या हो जाएगा मेरे पास में, समय बराबर, यहां लिख देना, चूंकि समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो नया समय क्या हो जाएगा, दूरी, दूरी बोलो कितनी है, सेम दूरी है, देखो दूरी, उसी दूरी को तो दूरी तो हो गई 480 और समय दूरी बटा चाल नहीं क्या हो चुकी, x माइनस 8 और क्या आ चुका है, घंटा। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा मेरे पास, जो समय है ना, ये वाला अब समय है ना, वो पुराने समय से कितना अधिक लेता है, 3 घंटे अधिक लेता है। ये जो नया समय आया है ना मेरे पास में, ये जो नया समय आया है ना मेरे पास में, वो ज्यादा है किससे, पुराने वाले से, क्योंकि पुराने वाले में स्पीड ज्यादा थी, फिर स्पीड 8 कम कर दी, तो ये वाला समय ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, t प्लस का, t होगा। पुराने वाले में अपन ने रफ कॉपी में देखा था, वैसे कर है ना। तो अब देखो, देखें ये रहा मेरे पास में 480 बटा x माइनस का 8 बराबर, टी का मान बोलो, टी का मान क्या है मेरे पास में, 480 बटा x है और प्लस का मेरे पास में कितना है भाई, 3 है। अब यहां से कैलकुलेशन करने वाले, पहले यहां तक कॉपी कर देगा। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो इसका, देखो अपना ये तो कोई काम का नहीं है, इसको उठा ही देते। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा, मैं छोटा करके, अपने को क्या द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में ला, अब देखो, देखिए क्या मिला मेरे को, 480 बट्टा में x माइनस का 8 है बराबर 480 बट्टा में x है प्लस का क्या 3 बट्टा 1 लिख लूं, कहां तकलीफ है, 3 बट्टा 1 लिखने में कहां तकलीफ हो रही है, ठीक है भाई। अब देखो, देखिए ठीक है, आगे चलो। अब अपना काम क्या होने वाला, एक चीज यहां से और देख लेते हैं, और कोई जुगाड़ हो सकता है कि इसका, ठीक है कोई जुगाड़ नहीं होगा तो या तो आप है ना इसको फिर इधर भेज के एलसीएम ले सकते थे, वरना सीधा यहां से कर सकते हो आप। देखो 480 बट्टा x माइनस का 8 है मेरे पास, इधर एलसीएम क्या आ रहा है, इधर एलसीएम आ रहा है मेरे पास में x, एलसीएम क्या आ रहा है x आ रहा है,
x का भाग x में एक बार गया, 1 गुणा 480 हो गया, प्लस 1 का भाग x में x बार गया और मेरे पास में क्या बन गया 3x बन चुका है। और फरमाओ 480 रहेगा, 1 का भाग x बार 3 से गुणा 3x। अब आगे का प्रोसेस, अब यहां से देखो वापस लिख दे तो एक बार 480 बटा x माइनस का 8 है बराबर मेरे पास में 480 प्लस में 3x है और बटा में मेरे पास में x। अब पीछे गुणा करो भाई, वजन गुणा, इसको इधर। तो देखो 480 ऐसे गुणा करते हैं, पर ये x भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा बराबर ये x माइनस 8 उधर जाने वाला है। ठीक है भाई, x माइनस 8 उधर जाने वाला है तो क्या बनने वाला है x माइनस 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 480 प्लस 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो देखिए इधर अपने पास में 480x है बराबर का चिन्ह x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x हो जाएगा, फिर x से 3x को मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 को और प्लस माइनस का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3x। सोल्व कर लेते हैं तो 480x अपना है बराबर का चिन्ह। ठीक है, तो ये हो गया 480x, ये प्लस का 3x स्क्वायर है, इसको भी कोई तकलीफ नहीं क्योंकि x से गुणा हो गया पहले। अब माइनस 8 से गुणा हो गए, माइनस का 8 48 को 8 से गुणा करो। ठीक है, सीधा सीधा 8 8 64 6 हो चुका है और 8 चौक 32 32 से 6 हो गया 38 384 आ चुका है अपने पास में और एक 0 आ जाएगा और माइनस का 8 3 24 क्या आ जाएगा मेरे पास में x। जिधर x स्क्वायर है उधर सबको रखो, उधर x स्क्वायर है तो इसको भी उधर ले जाओ, वरना सीधा देखो 480x कट जाएगा, क्या बचेगा बचेगा मेरे पास में 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 38 40 बराबर आएगा मेरे पास में 0। देख लो एक बार 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 38 40 बराबर 0। इनकी अगर मैं जोड़बाकी की बात करूं तो 8 4 12 13 14 15 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है तो क्या बचा देखो देखो x स्क्वायर 8 3 24 होता है माइनस 3 का भाग एक बार 3 का भाग दो बार और कितना बच रहा है 3 दूनी 6 2 24 है तो अपने पास में क्या होगा 8 3 24 और 0 12 24 36 12 24 36 36 हो गया 8 24 240 3600 3540 ठीक है बराबर में 0 है। 3 का उधर भाग लग जाएगा तो उत्तर क्या आने वाला है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर क्या आना है मेरे पास में 0। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं इसकी 480 100 गया, उसके बाद में 480 x माइनस 8 से 480 प्लस 3x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन तो उधर 480 x प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 8 480 माइनस का 8 3 24 हो जाएगा 480 तो भिड़ गए कट गए। उसके बाद की बात करें तो 3x स्क्वायर था अपना पास में 8 8 64 6 8 32 32 6 38 एक जीरो उतर लिया अपन ने। उसके बाद में 400 400 800 ठीक है, उसके बाद में 8 3 24 x हो चुका है। उसके बाद 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 36 40 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस का 8 24 1 2 12 ठीक है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 ये आ चुका है अपने पास में द्विघात समीकरण। और इसी के साथ मुझे नहीं लगता आगे कोई सवाल है अपने पास में और इसी के साथ अपन एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं जिसमें अपन ने 2 सवाल थे जिसमें पहले में 8 थे दूसरे में 4 थे। अगली क्लास में उदाहरणों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद।